अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास आ गई हूँ। देखिए एसटी कॉलेज का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है। एसटी कॉलेज की सबसे मेन बात ये थी कि वो अफीम का नशा करते थे और जब वो नींद से जाग जाते थे तो उन्होंने जो भी ड्रीम देखा था वो उसे अपनी पोइट्री की सूरत में उतार लेते थे। ओके, मेन चीज़ देखते हैं, ये नेचर और रोमांटिसिज्म पे ज़्यादा पोइट्री लिखते थे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास पोइट्री है जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि अपने टाइम की सबसे फेमस रही है कह सकते हैं। और ये जो थी ये फर्स्ट पब्लिश की गई थी लिरिकल बैलेड में, वो भी 1798 में। ठीक है, If you wanna hear the story directly, then swipe forward to 410. स्पिरिचुअलिज्म भी इसमें पाया जाता है अगर आप देखें। और इसके अंदर जो है नेचर से जो प्यार है वो भी पाया जाता है, मतलब तो ये सारी चीज़ों का एक दो चार चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, ये पोइम। ओके, सो हम स्टार्ट लेते हैं इस पोइम का। सबसे पहले तो हम एसटी कॉलेज की थोड़ी सी बात कर लेंगे कि एसटी कॉलेज जो था वो हमारे पास जो एसटी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन होनी ज़्यादा चाहिए। बिकॉज एग्जाम्स में मोस्टली डायरेक्टली पोइम पूछी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पोइम में से कुछ भी नहीं आता है, जस्ट पोइट आ जाता है। तो पोइट की इन्फॉर्मेशन पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बिकॉज आप जो भी पोइम एग्जाम में लिखते हो उससे पहले आपको उस पोइट के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है थोड़ी सी। तो अगर आप दे देते हो तो आपके मार्क्स थोड़े अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट समझी जाती है। तो पहले हम एसटी कॉलेज की अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एसटी कॉलेज के हमारे कोर्स के अंदर फिलहाल इंक्लूडेड जो है, जो कि एमई का कोर्स है, इसमें इंक्लूडेड है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, सेकंड पे आता है कुबला खान। कुबला खान बहुत इंपॉर्टेंट रही है, वो भी रोमांटिक रोमांटिक पोइम ही रही है। और वो भी कुबला खान भी इनकी तरफ से लिखी गई थी, जो कि बहुत जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया। क्रिटिसिज्म का शिकार भी बहुत ज़्यादा हुई थी, स्टार्टिंग में फेम नहीं मिली थी उसे, लेकिन बाद में मिल गई थी। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारे पास जो इसकी फेमस पोइम आती है सैमुअल टेलर कॉलेज की, वो है डिटेक्शन एंड ऑड। डिटेक्शन एंड ऑड बहुत फेमस है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कंसिडर की जाती है। वैसे तो सारी पोइम्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसटी कॉलेज एक बहुत ही ज़बरदस्त पोइट माने जाते थे अपने वक्तों के। ठीक है, उसके बाद में आती है फ्रॉस्टेड मिडनाइट। और फ्रॉस्टेड मिडनाइट कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर कवर कर ली जाए तो बेटर है। क्रिस्टोफर भी इंपॉर्टेंट है। और तकरीबन मेन जो चीज़ आती है हमारे पास एसटी कॉलेज की, जो मेन अगर आप कुछ देना चाहें पॉइंट, तो वो बेटर पॉइंट यही होगा कि एसटी कॉलेज अपनी तमाम पोइम्स में मोस्टली एसटी कॉलेज जो है वो नेचर से लव बताते हैं। एंड सेकेंडली एसटी कॉलेज जो है वो रोमांटिसिज्म बहुत ज़्यादा बताते थे। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज़्यादा बताते थे। ये तीन चीज़ों को टारगेट करके वो अपनी पोइम्स मोस्टली पोइम्स वो इन्हीं तीन चीज़ों पर बनाई गई हैं। ठीक है, ओके, सो अभी हम बात करते हैं इनके, हमने वर्क्स की बात कर ली कि कौन कौन से वर्क्स फिलहाल हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। फाइनली हम अपनी मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर की, जो कि पूरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, एंशिएंट मैरिनर इस पूरी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट आप कह सकते हो कि प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं बिल्कुल जो लीड होता है, जो मेन हीरो होता है या मेन हीरोइन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोटैगनिस्ट है। तो हमारे पास कैरेक्टर लिस्ट जो है उसमें सबसे पहले नाम एंशिएंट मैरिनर का आता है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है। उसके बाद सेकंड नाम वेडिंग गेस्ट का आता है, जो कि बैठ के पूरी स्टोरी सुन रहा है। थर्ड हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो है डेथ और लाइफ एंड डेथ। ठीक है, ये आप अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों को एक साथ में लिखो तो बेटर होगा, बिकॉज दोनों की एंट्री एक साथ होती है। तो डेथ एंड लाइफ एंड डेथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मतलब ये फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास इतने से ही हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की हम फिर बात करते हैं। फिलहाल हम स्टोरी को स्टार्ट लेते हैं, बिकॉज मेन कैरेक्टर्स हमने देख लिए हैं, तीन ही हैं, 3 से 4 ही हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास एंशिएंट मैरिनर आता है, सेकंड वेडिंग गेस्ट आता है। ये दो कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग कैरेक्टर्स हैं। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि वेडिंग गेस्ट का कैसा कैरेक्टर है। वेडिंग गेस्ट जो है वो एक खामोश सा इंसान है जो कि खड़ा हुआ है और वो स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसकी मैजिकल आइज़ हैं। ठीक है, और उसे इंसिस्ट किया जा रहा है कि वो जो है सुने स्टोरी को। और हम अब स्टार्ट लेते हैं स्टोरी का। तो एंशिएंट मैरिनर जो है वो मेन बंदा है। जो ये स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है कि एंशिएंट मैरिनर जो है वो एक वेडिंग पे जाने वाले गेस्ट में से एक गेस्ट को रोक लेता है। ठीक है, और वो उसके साथ बातें करने शुरू हो जाता है, जैसे आप कहीं किसी वेडिंग पे जाते हो, आपके साथ कोई भी खड़ा होकर रैंडमली बात करने लग जाता है। ठीक है, वैसे ही मैरिनर जो है वो एक वेडिंग पर जाते हुए गेस्ट को रोक कर उसके साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है। और बात करते करते वो उसको एक स्टोरी सुनाना चाहता है, जो कि सुनने में वो बंदा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो गेस्ट जो है वो स्टोरी सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बट एंशिएंट मैरिनर पूरे दिल से चाहता है कि मैं इसको स्टोरी सुनाऊँ। ठीक है, और ये स्टोरी जो है फिर वो सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, लेकिन एंशिएंट मैरिनर ने ये स्टोरी स्टार्ट कर दी थी। अब जैसे जैसे स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और फिर वो आगे बढ़ती है, तो वो गेस्ट भी इसको सुनने पे मजबूर हो जाता है। और शुरू होती है एक शिप से, जो कि ट्रैवल कर रही है साउथ पोल की जानिब। ठीक है, शिप जो है वो साउथ पोल की ओर ट्रैवल कर रही है और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो पैनिक हैं। क्यों पैनिक हैं? बिकॉज
कुछ ऐसा हो गया कि जो सबको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यार ये तो मामला ख़राब हो गया है, अब तो हम सब गए काम से, ठीक है। अब वो क्या हुआ है कि जब ये लोग शिप में ट्रैवल कर रहे थे तो बीच में इनकी जर्नी के बीच में एक बर्ड आता है जो कि सी बर्ड है, जिसे अल्बाट्रोस का नाम दिया गया है, ठीक है। तो अल्बाट्रोस नाम का बर्ड आता है जो कि इनकी शिप के पास हमेशा आकर बैठ जाता है। वो एक बहुत ही इनोसेंट बर्ड है, वो किसी को तकलीफ नहीं देता, और उसके बावजूद उस बर्ड को बहुत बहुत लकी माना जाता है कि ये बर्ड जब हमारे शिप पर आता है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। मसला यहाँ पर यह हो जाता है कि मैरिनर जो है वो पता नहीं इसके दिल में क्या आता है, क्यों क्रॉसबो निकालता है और वो उस बर्ड को निशाना रख के मार देता है, ठीक है। उस बर्ड को मार देता है और शिप के सब लोग पहले तो बहुत पैनिक हो जाते हैं इस चीज़ को देखते हुए कि एक बर्ड को, एक इनोसेंट बर्ड को बिना किसी गलती के क्यों मारा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि अब वो बर्ड तो मर जाता है, लोग सोचते हैं कि अब कुछ बुरा होगा क्योंकि वो हमारे लिए लकी था, लेकिन अब वो मर गया है तो नेचर हमसे नाराज़ हो जाएगी और हम पे अब पता नहीं क्या क्या मुसीबतें आ जाएंगी, ठीक है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। अब मामला कुछ इस तरफ आता है कि लोग जब बहुत गुस्सा होते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है, अभी कोई मुसीबत आ जाएगी, लेकिन कुछ टाइम गुजर जाता है और उन पर कोई मुसीबत नहीं आती, कोई मुसीबत नहीं आती। और उसके बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम गुजर जाने के बाद अब सब चिल हो जाते हैं कि ठीक है यार कुछ भी नहीं हुआ, हम ऐसे ही इतना बना रहे थे बात को। लेकिन क्या होता है कि जैसे कुछ टाइम गुजर जाता है, इनका डर निकल जाता है, सडनली उस जिस पॉइंट पर वो लोग थे वहाँ से हवा गायब हो जाती है, ठीक है। विंड जो है वो गायब हो जाती है वहाँ से, और उसके बाद में पानी जो है वो मतलब उन शिप वालों के पास पानी नहीं होता, यानी उस शिप वालों के पास पानी नहीं होता और उन सबको प्यास लगने लगती है, हवा बिल्कुल गायब हो जाती है। अब ये एक आफत मतलब इन पर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इनके पास पानी नहीं था और ये सब प्यासे होने लग गए। जैसे प्यासे होने लगे इन्होंने देखा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और इन सब का सब मुसीबत जो हम पर आ रही है उसका कसूर जो है ये मैरिनर पे डालते हैं कि तुमने बर्ड को मारा। और उसके बाद में देखो अब हमारे साथ क्या क्या होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बर्ड तो मर चुका है, ये लोग उस बर्ड की लाश को उठाते हैं और उसको मैरिनर के गले में टांग देते हैं, उसके गले में यानी पहना देते हैं कि तुमने इसको मारा तो तुम ही इस सारी चीज़ को अपने साथ रखोगे क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। वो अपनी तरफ से ये कहते हैं, ओके। अब मामला इतना ख़राब हो जाता है कि सब शिप के जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे वो गिरने लग जाते हैं, प्यास से उनके गले सूख जाते हैं और उनको पानी की बहुत नीड होती है, लेकिन उनको पानी कहीं पे भी नहीं मिलता, ठीक है। वो सब उनकी हालतें ख़राब हो जाती हैं, वो वहीं पर गिर जाते हैं, उनमें से कुछ लोग मरना भी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी मुसीबत अब इन पर आ जाती है, ठीक है। काफ़ी लोग बेहोश हो चुके हैं, बीच में से काफ़ी लोग प्यास के मारे जो है वो उनको पानी नहीं मिल रहा और उनकी हालतें बहुत ख़राब है, जबकि मैरिनर जो है ये भी तकरीबन बेहोशी की हालत में आ गया है, ठीक है। अब क्या होता है इनके आसपास इनको कुछ भी नज़र नहीं आता, इनके पास पीने को कुछ नहीं होता। अब एक एक जो पूरा सिचुएशन है वो एक अजीब सी हो जाती है, ठीक है। अंधेरा सा होने स्टार्ट हो जाता है। अब ये लोग देखते हैं मैरिनर की आंख खुली है और काफ़ी लोग शिप पर मर चुके हैं, काफ़ी लोग शिप पर मर चुके हैं। जब मैरिनर की आंख हल्की सी खुलती है तो उसे दिखता है कि सामने से एक शिप आ रही है, एक दूसरी शिप आ रही है। मैरिनर जो है किसी तरह से खुद को थोड़ा एक्टिव करने की कोशिश करता है कि मैं उस शिप को बुला सकूँ ताकि वो हमारी मदद करे। वो बेहोशी में होता है। एक्चुअल में ये पूरी की पूरी जो है ये मैरिनर को बेहोशी में एक ड्रीम आ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं है, एक्चुअल में मैरिनर जो है वो बेहोश हो चुका है और उसको ये ड्रीम आ रहा है कि सामने से शिप आ गई है और अब मुझे मदद के लिए कुछ करना है। तो मैरिनर अपने हाथ को काटता है, अपने हाथ पे बाइट करता है, उसके हाथ से ब्लीड स्टार्ट हो जाता है, वो इतना बाइट करता है। फिर वो उस बाइट करने के बाद उस जगह से अपने ब्लड को पीता है, ठीक है। ब्लड को पी लेने के बाद उसके गले में थोड़ा सा लाइक वो हो जाता है, तो वो बात करने के काबिल खुद को बनाना चाह रहा होता है। तो फिर वो आवाज़ देता है और वो उस शिप को बुलाने की कोशिश करता है। खैर वो शिप आ जाती है, लेकिन इस शिप को बुलाकर मैरिनर ने कुछ अच्छा नहीं किया क्योंकि वो शिप में दो तरह के लोग होते हैं। अब वो शिप जैसे आती है इनके पास और इनकी शिप के अराउंड घूमती है और फिर वो रुक जाती है, ठीक है। ये सोचते हैं कि हमने इनको हेल्प के लिए बुलाया और वो आ गए और अब हमारी हेल्प होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज़ वो शिप में मौजूद तमाम लोग पैनिक होते हैं और वो सोचते हैं कि अब एक और मुसीबत शायद आने को है। वो जो है हवा ख़त्म होती है वैसे कि वैसे ही, लेकिन इनकी शिप में सब मुसीबतें आ रही हैं और वो शिप खुद से चल कर आ रही है, इनकी शिप रुक चुकी है। तो ये एक बहुत समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल चीज़ दिखाई जा रही है इस पॉइंट के अंदर, ठीक है, कि इनकी शिप रुक चुकी है, इनके पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरी शिप में हवा भी है, सब कुछ मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है सब सिस्टम, ठीक है। ओके, वो शिप इनके पास आती है और इनके आगे आके रुक जाती है और उस शिप के अंदर दो किस्म की स्पिरिट्स हैं। अब वो कौन से स्पिरिट्स हैं जो कि हमारे नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स का मैंने बताया था, वो दो स्पिरिट्स जो हैं वो दो पैसेंजर्स देखे जा रहे हैं फिलहाल, जिनमें से कि एक का नाम है डेथ यानी कि मौत और दूसरे का नाम है लाइफ। इनका हुलिया वीडियो के एंड में बताऊंगी।
ये 2 पैसेंजर्स जो है शिप के अंदर हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में स्पिरिट्स हैं, जो कि एक गेम खेल रहे हैं। अब वो गेम कौन सा गेम है? वो एक डाइस का गेम है, यानी कि उनके हाथ में डाइस है, छक्का है, वो उसके साथ जो है गेम खेल रहे हैं। और उस गेम में एंशिएंट मैरिनर और शिप वाले जितने भी लोग हैं उन सब की ज़िंदगी, जो भी जीतेगा वो इंसान बच जाएगा और बाकी सब लोग मर जाएंगे। ये गेम कुछ ऐसा गेम है, यानी कि ये लाइफ का और डेथ का गेम चल रहा है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा गेम जो है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों डाइस रोल कर रहे हैं और जीतता कौन है इनमें से? लाइफ और डेथ। लाइफ और डेथ जो है वो एंशिएंट मैरिनर को जीत जाती है, यानी कि लाइफ एंड डेथ एंशिएंट मैरिनर को जीत जाती है। और सारे पैसेंजर्स, सारे सेलर्स, वो सब लोग जो होते हैं वो इस गेम में हार जाते हैं, यानी कि उनकी लाइफ हार जाती है और एंशिएंट मैरिनर जो कि एक्चुअल में कल्प्रिट था उस बर्ड का, वो जीत जाता है। सो इसकी जान बख्श दी जाती है, ये बच जाता है और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब प्यास से मर जाते हैं, ठीक है। मैरिनर जो है वो जिंदा रह जाता है, लेकिन प्यासा है, उसी तरह से गुनूगी में है, ड्राउजी है, ठीक है। और वो ये सब कुछ एक इमेजिन उसके अंदर चल रहा है कि शिप जो है आई और ये सब कुछ हुआ, ठीक है। अब वो शिप उनके सराउंडिंग में घूम रही है, ये भी उसके माइंड में चल रहा है। अब उसने क्या सोचा कि ये सब कुछ जो है मुझे एक सज़ा दी जा रही है। किस चीज़ की सज़ा? कि मैंने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, मैंने नेचर की एक जो है बर्ड जिसकी लाइफ अल्लाह या खुदा के हाथों में है, ठीक है। अल्लाह कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, हमारे तो अल्लाह ही है। तो उनके हाथों में जिसकी लाइफ है, इस बर्ड की जितना भी नेचर है वो उनके हाथों में है। हम उसमें जो है कुछ भी करने वाले हम कोई नहीं होते, ठीक है। तो वो ये सोच रहा है कि अब मैंने जो है गुनाह किया था, उस गुनाह की मुझे सज़ा मिल रही है, क्योंकि मैंने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, मैंने एक जानदार की जान ले ली, तो हमारे साथ ये सब बुरा हो गया, ठीक है। जो कि एक्चुअल में हो रहा होता है, उसको सज़ा मिल रही होती है नेचर से। अब क्या होता है कि वो सोचता है कि मुझे नेचर से खिलवाड़ करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली और सब शिप के लोग भी मर गए, ठीक है। तो वो उसी वक्त अपने दिल में एक इरादा कर लेता है, समझ लो कि अगर मुझे ये लाइफ मिल गई तो मैं कभी नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, मैं हमेशा यानी कि नेचर की जो है नेचर की चीज़ों की कदर करूँगा, ठीक है। वो ये सब कुछ अपने माइंड में सोच ही रहा होता है कि सडनली जो है वो एक मीठी नींद सो जाता है, ठीक है। वो मीठी नींद सो जाता है और फिर जब वो जागता है तो सेलर्स की जो बॉडी होती है वो सब, मतलब उन सब बॉडीज़ के अंदर से सोल निकल के जा रही होती है और वो ये चीज़ देख रहा होता है, ठीक है, कि ये सब सेलर्स जो हैं ये मर चुके हैं, सब लोग मर चुके हैं और इनकी जो रूह है वो निकल के जा रही है ऊपर को, ठीक है। तो कुछ एंजल्स हैं जो कि उनकी रूहों को मतलब निकाल के ले गई हैं, वो कुछ ऐसा नज़ारा देख रहा है अपनी आंखों से। तो फिर वही एंजल्स, जो कुछ एंजल्स होती हैं, वो एंशिएंट मैरिनर को आराम से निकाल के उसको घर ले जाती हैं, ठीक है। अब घर किस तरह से ले जाती हैं कि मतलब वो उनको उस शिप से निकाल कर बाहर को कर देते हैं। अब एक बोट आ रही होती है सामने से, जिसमें के 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है पायलट और एक होता है पायलट का बेटा, 2 लोग होते हैं, आई मीन, ठीक है। और उनके साथ में हर्मिट होता है। ये तीनों ट्रैवल कर रहे होते हैं और ये तीनों जो हैं जब एंशिएंट मैरिनर को देखते हैं कि वो मतलब बाहर है, पानी में है, तो वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शिप से तो निकल चुका है, एंजल्स ने निकाल दिया है, तो वो उसको उठा के अपनी बोट में ले आते हैं और वो मैरिनर स्टिल सेफ ही रहता है, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि इस बार वो एंजल्स की तरफ से बचा दिया गया है। ओके, सो क्या होता है कि फिर वो सारी की सारी स्टोरी जो है वो मैरिनर जो है वो उस पायलट को, उसके बेटे को और उस हर्मिट को सुनाता है, पूरी स्टोरी सुनाता है, ठीक है। फिर वो लोग सेफली लैंड पर यानी कि ज़मीन पर रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन को, और मैरिनर जो है वो पूरी स्टोरी उनको रास्ते के बीच सुना देता है, ठीक है। अब मैरिनर जो है वो इस कदर सुधर गया है कि वो नेचर से प्यार के बारे में सोचता है और वो नेचर की जो है पूरी इंटायर जो नेचर है उसके बारे में अच्छा सोच रहा है, ठीक है। वो एल्बाट्रोस के बारे में सोच रहा है जिसको उसने मार दिया था और उसकी नेक पर उसको जो है लटका दिया गया था। वो सारे मंजर जो है वो उसकी आंखों में घूमे जा रहे हैं, एंशिएंट मैरिनर की आंखों में। तो फिर वो जो मैरिनर होता है वो भी निकाल के वापस डंप कर दिया जाता है सी के अंदर, ठीक है, मतलब वो वापस से समुद्र के अंदर फेंक दिया जाता है उसकी लाश को। ओके, सो क्या है कि अब टोटल जो एंड तक स्टोरी चलती है तो उसका ये मकसद होता है कि एंशिएंट मैरिनर ने जब माफ़ी मांग ली इस चीज़ की, इसको सोचते हुए कि मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ़ी मिल जाए तो मैं आगे से नेचर के साथ ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, मैं नेचर की कदर करूँगा। उसको इस चीज़ की माफ़ी मांग लेने पर उसकी ज़िंदगी को बख्श दिया जाता है, लेकिन बाकी जितने भी लोग होते हैं वो मैरिनर की हुई गलती को वो भुगतते हैं, ठीक है। वो मैरिनर की हुई गलती पर उन सबकी ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाती है, यानी कि वो मर जाते हैं, ऑब्वियसली ज़िंदगी उनकी गई हाथ से। तो अब क्या होता है, मैरिनर जो है वो बहुत माफ़िया मांगता है, और माफ़िया मांगता है तो ये सारी स्टोरी
अब ये इतनी ही स्टोरी थी जो कि उसने पूरी की पूरी वेडिंग गेस्ट को सुना दी, ठीक है। वेडिंग गेस्ट को सुना दी और वेडिंग गेस्ट जो है इस स्टोरी को सुनने के बाद अजीब सा उसका रवैया हो गया, वो बहुत खामोश सा हो जाता है और बहुत यानी कि चुप सा हो जाता है। और उसको वो जिस वेडिंग पर जा रहा था, समझे उसका मूड ही स्पॉइल हो गया, वो उस वेडिंग पर जा ही नहीं पाता। फिर वो मैरिनर से बताता है कि मैं ये स्टोरी सबको सुनाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने इस सबक को हासिल किया वैसे दुनिया के और लोग भी नेचर से प्यार करें और इस तरह की कोई भी हरकत ना करें जो कि गलत में आए, ठीक है, जो कि नेचर के साथ खिलवाड़ हो। पूरी स्टोरी वेडिंग गेस्ट को सुना दी जाती है और वेडिंग गेस्ट सुन के बहुत हैरान होता है और उसी हैरानगी में वो खामोशी से पूरी स्टोरी सुन लेने के बाद उसका मूड जो है वो बहुत सैड सा हो जाता है, बहुत और वो जो है घर चला जाता है, ठीक है। फिर अगले दिन जब वो वेडिंग गेस्ट जो था वो जब जागता है तो वो एक बहुत ही गमगीन कह सकते हैं, सैडर और बहुत ही एक अक्लमंद इंसान बन जाता है, ठीक है। तो यानी इस स्टोरी का मकसद मेन ये था कि वो अपनी स्टोरी के थ्रू बाकियों को अकल बांट रहा है कि नेचर से खिलवाड़ करना अच्छा नहीं है, ठीक है। मेन इस जो स्टोरी का थीम था वो ये था कि टू लव एवरी नेचर ऑफ गॉड इज़ अ जॉय इन लाइफ। ज़िंदगी में हर नेचर की बनाई हुई यानी कि नेचर की हर चीज़ से मोहब्बत करना जो है जो भी चीज़ नेचर की ज़ाहिर बात है खुदा ने ही बनाई है, हर उस चीज़ से मोहब्बत करना जो है ज़िंदगी का एक फ़न कह लो, एक मज़ा कह लो। ज़िंदगी की मेन चीज़ है कि नेचर की बनाई हुई हर चीज़ से प्यार किया जाए। ओके, सो हमारी स्टोरी इतनी ही थी। मेन कैरेक्टर्स आपके सामने जैसे कि बता दिए गए हैं मैंने। एंशिएंट मैरिनर जो मेन कैरेक्टर था, उसके बाद हमारे पास अल्बाट्रोस भी कैरेक्टर में ही आता है बिकॉज है तो ये वर्ड लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी स्टोरी में। तो आप एंशिएंट मैरिनर भी कैरेक्टर है, अल्बाट्रोस भी कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो अगर हम देखें, अगर हम स्टोरी पूरी की पूरी एग्जाम में लिखना चाह रहे हैं तो हम जितना ज़्यादा उसको एग्जैजरेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम के हवाले से बताएं तो हमारे पास कैरेक्टर्स में फिर थोड़ा ज़्यादा हम लिख लेंगे क्योंकि एंशिएंट मैरिनर आ गया, ठीक है, वेडिंग गेस्ट आ गया, दैन अल्बाट्रोस आ गया, दैन आफ्टर दैट जितने हमारे पास ये सेलर्स होते हैं बोट पे वो आ गए। उनके बाद हमारे पास डेथ एंड लाइफ एंड डेथ, ये दो कैरेक्टर्स मेन इंपॉर्टेंट हैं जो कि स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ये दोनों स्पिरिट्स हैं, ये आम इंसान नहीं है। तो ये भी कैरेक्टर हम चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, डेथ और लाइफ एंड डेथ। ओके, मैं आपको इन दोनों का भी बताना चाहूँगी कि डेथ और लाइफ एंड डेथ क्या है। एक जो है इनमें से इंसान है, इंसान नहीं, आई मीन एक जो है इनमें से मर्द है और दूसरी औरत है। ये औरत किस किस्म की है कि इसका जो एक इमेजिनेशन बताई गई है इसके, ये बहुत ही वाइट है, ठीक है, इसके रेड लिप्स हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी जो है नेकेड बैठी हुई है इस वक्त, ठीक है। ये जब गेम चल रही है तो उसमें दोनों सोल्स, दोनों स्पिरिट्स जो हैं वो नेकेड बैठे हुए हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, गोल्डन हेयर्स हैं इसके। अगर आप इस कैरेक्टर को डिफाइन करना चाहें मजीद इसके बारे में, अगर आप कुछ लिखना चाहें एलाबरेट करके, क्योंकि कैरेक्टर्स को जितना इन्फॉर्मेशन आप देंगे उतना आपका जो है ज़्यादा अच्छे से आंसर आएगा और मार्क्स भी ज़्यादा गेन करेगा, ठीक है। तो ये जो है नेकेड है, इसके गोल्डन हेयर्स हैं और ये वाइट है और इसके रेड लिप्स हैं और चमकती हुई आंखें हैं, ठीक है। दूसरा भी जो है दूसरा जो हमारे पास स्पिरिट है उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन वो भी कुछ इसी तरह से है। दोनों के दोनों स्पिरिट्स हैं तो दोनों की मैजिकल आइज़ हैं, ठीक है, और इसी तरह करके। ओके, तो ये दोनों हमारे पास कैरेक्टर आते हैं जो कि मैरिनर, उसके बाद अल्बाट्रोस, उसके बाद मैरिनर, देन वेडिंग गेस्ट, देन अल्बाट्रोस एंड उसके बाद हमारे पास सेलर्स आते हैं तमाम, उसके बाद डेथ एंड लाइफ एंड डेथ, और उसके बाद लास्ट में पायलट और पायलट का सन, यानी कि पायलट का सन और हेलमेट। तकरीबन 8 to 9 कैरेक्टर्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो 8 to 9 कैरेक्टर्स हमारे पास बनते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स को आप लोग अगर अच्छे से डिफाइन करेंगे तो आपकी स्टोरी बहुत अच्छे से आएगी, ठीक है। बाकी इस स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जितना मैंने बताया ये मेन स्टोरी का मैंने कोशिश की कि मैं एक एक डिटेल आप लोगों को बताऊं, चाहे कैरेक्टर की हो जिसकी भी। लेकिन अगर आप लोग इन कैरेक्टर्स के हुलिये यानी कि ये कैरेक्टर दिखता कैसे है वो सब चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी आप जो है इसकी कैरेक्टर लिस्ट को जाके अगर एक बार पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें इतना ज़्यादा डिटेल में कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। कैरेक्टर का हुलिया जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना कि कैरेक्टर का जो आप मतलब पूरी स्टोरी में उसका कहाँ पर कितना पॉइंट है, क्या है क्या नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ओके, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है टेलर की सबसे इम्पॉर्टेंट पोइम है। सो मेन चीज़ आप लोगों ने इसकी यही लिखनी है कि कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है। दैन स्टोरी का थीम नेचर है, ठीक है, स्पिरिचुअल भी है, नेचर भी है, लेकिन मेन थीम ये है कि नेचर से लव किया जाए, ठीक है। नेचर की हर चीज़
से लव किया जाए, गॉड की बनाई हर चीज़ बहुत अच्छी है, उन सब चीज़ों से लव किया जाए। ये सब इसके मेन थीम्स में आते हैं। ओके, देन इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा से आऊँगी और एसटी कॉलेज की मज़ीद पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। Kindly subscribe to my channel. Thanks for अल्लाह हाफ़िज़। watching.